चित्रा परेशान होते हुए खुद से कहती है, अब इस पेंटिंग का क्या मतलब है। चित्रा बार बार उस पेंटिंग को बड़े गौर से देखती है, अपना पूरा दिमाग लगा देती है, पर उसके समझ ही नहीं आ रहा था उस पेंटिंग की क्या कहानी थी, उस पेंटिंग के जरिए क्या बताने की कोशिश की गई थी। जब कई बार सोचने के बाद भी चित्रा के कुछ समझ नहीं आता है तो वो आगे वाली पेंटिंग देखने लग जाती है। उसे लगता है कि शायद आगे वाली पेंटिंग देखकर उसे कुछ समझ आ जाए, क्योंकि वहां पर बनी हर पेंटिंग कहीं न कहीं एक दूसरी पेंटिंग से जुड़ी हुई थी। उस अगली पेंटिंग में एक ऋषि मुनि भगवा रंग के कपड़े पहनकर तपस्या में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थी और उनके सिर ख्यालों की तरह होते हुए दो ऊपर की तरफ चित्र निकल रहे थे। पहले ख्याली चित्र में महादेव थे जो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। दूसरे ख्याली चित्र में डायनों का अंत हो रहा था। कई सारी डायनें मर रही थीं, जिन्हें कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव अपने त्रिशूल की शक्ति से मार रहे थे। चित्रा उस पेंटिंग को देखते ही उसका मतलब समझ जाती है और खुद से बड़बड़ा पड़ती है। इसमें तो साफ समझ आ रहा है कि डायनों का अंत करने के लिए ऋषि मुनि महादेव की तपस्या की है। वो डायनों का अंत करना चाहते हैं महादेव के हाथों। चित्रा पिछली पेंटिंग जो उसे समझ नहीं आई थी उसे दोबारा देखती है, पर इस बार भी उसके कुछ समझ नहीं आता है और वो फिर से ऋषि मुनि की तपस्या वाली जो पेंटिंग थी उसके आगे वाली पेंटिंग को देखने लग जाती है, जिसमें महाडायन एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पालकी मारकर बैठी हुई थी और बाकी सब डायनें उसके सामने अपना सिर नीचे झुकाकर खड़ी हुई थी, जैसे उन सब की कोई मीटिंग चल रही हो। उसी पेंटिंग के अंदर आसमान में चांद की अलग अलग कलाएं बनी हुई थी, चांद के घटते आकार से लेकर उसके बढ़ते आकार तक। यहाँ तक कि एक कला में तो अमावस्या की रात में किस तरह चांद छुप जाता है और नजर नहीं आता है, ये भी सूरज बनाकर दिखाया गया था। अमावस्या, पूर्णिमा और अष्टमी के दिन जो चांद की कला होती है उसके अंदर लाल रंग से सर्कल बनाया गया था, जैसे खास तौर पर उस दिन को मार्क किया गया हो। चित्रा तीनों पेंटिंगों को एक साथ देखने लग जाती है। जैसे वो तीनों पेंटिंगों को एक साथ बारी बारी देखती है उसे समझ आता है कि आखिर उन तीनों पेंटिंगों का क्या मतलब था, वो पेंटिंग क्या कहना चाहती थी उससे। चित्रा खुद से बात करते हुए कहती है, ये पहली पेंटिंग जिसमें महाडायन उदास है और बाकी सब डायनें शिकार कर रही हैं। इस पेंटिंग के अनुसार महाडायन का तो चयन हो गया था, पर 1000 साल बाद फिर से महाडायन का चयन होना था, जिसकी तैयारी सभी डायनें अभी से करने लग गई थी। डायनें जितनी ज्यादा इंसानों के शिकार करती वो उतनी ज्यादा ताकतवर होती, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा इंसानों का शिकार करना शुरू कर दिया। जो इंसान उन्हें नजर आता था उसे वो मार देती थी, किसी को भी नहीं छोड़ती थी। पर कहीं न कहीं इस बात से महाडायन निराश थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी पर से मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा और फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान ही नहीं बचेंगे। अगर इंसान ही नहीं बचेंगे तो डायनों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसानों से ही डायनों की मांस और खून की आपूर्ति पूरी होती थी। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए फिर से खुद से बोल पड़ती है। मानव जाति के अस्तित्व की चिंता ही ऋषि मुनि को भी सता रही थी, इसलिए वो महादेव की साधना कर रहे थे ताकि महादेव आए और डायनों का अंत करके मानव जाति को बचाया जा सके। ऋषि मुनि अपनी तपस्या में सफल होते उससे पहले ही महाडायन ने एक सभा बुलाई और ऋषि मुनि के मकसद के बारे में सबको बताया और सभी डायन उस चीज से घबरा गई। तब महाडायन ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो बहुत बड़ा बदलाव था डायन समुदाय में। चित्रा तीसरी पेंटिंग में बने चांद की अलग अलग कलाओं पर हाथ फेरते हुए कहती है, जैसे चले आ रहा था उसे बदलना होगा। जिस तरह कभी भी इंसानों का शिकार कर दिया जाता है अब वैसा नहीं चलेगा। महाडायन ने दिन निर्धारित किए इंसानों के शिकार के दिन, और उसके अनुसार अब से उसी दिन शिकार हुआ करेंगे जिस दिन डायनों को सबसे ज्यादा शिकार की जरूरत होती है। और वो 3 दिन थे, पहला अमावस्या, दूसरा पूर्णिमा और तीसरा अष्टमी। यही 3 दिन चुने गए थे इंसानों के शिकार के लिए। सभी डायनें महाडायन की बात मान भी गई। कैसे न मानती, वो महाडायन जो थी। बाकी सब भी डायनें अच्छे से जानती थी कि अगर उन्होंने महाडायन की बात नहीं मानी तो उनका महाडायन बनने का ख्वाब तो छोड़ो, उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और रही महाडायन बनने की बात, तो उसका चयन शक्ति के आधार पर नहीं बल्कि काबिलियत के आधार पर किया गया। उसके अलग मापदंड बनाए गए ताकि 1000 साल बाद अगली महाडायन को भी चुना जा सके। चित्रा अगली पेंटिंग को देखने लग जाती है जिसमें महाडायन को चुनने के अलग अलग मापदंड बने हुए थे।
उसकी सोच एकदम सही जा रही थी। वो वही सोच समझ रही थी जो पेंटिंगों द्वारा बताने की कोशिश की गई थी। चित्रा झट से अगली पेंटिंग की तरफ देखने लग जाती है, जिसमें महाडायन एक कमरे के अंदर थी और आईने में अपनी सूरत देखते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी, जैसे उसे भी आईने में अपना चेहरा देखने में घिन आ रही हो। उसके चेहरे पर फोड़े फुंसी की तादाद और ज्यादा बढ़ गई थी। उसी पेंटिंग में आसमान में पूर्णिमा का चांद भी निकला हुआ था। चित्रा उस पेंटिंग को देखते ही महाडायन के दर्द को महसूस कर लेती है और उस पेंटिंग का मतलब समझ जाती है। चित्रा हमदर्दी भरे लहजे में खुद से कहती है, लगता है महाडायन अपने रूप के कारण परेशान है और वो ये बात अच्छे से जानती है कि अगर उसने फिर किसी इंसान का शिकार किया तो वो और ज्यादा कुरूप हो जाएगी। इसलिए वो इंसानों के शिकार करना छोड़ रही है, चाहे उसके लिए उसे कमजोरी क्यों ना होना पड़े। तभी तो वो पूर्णिमा की रात शिकार पर ना जाकर अपने कमरे में आईने के सामने बैठकर रो रही है, अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि वो इंसान का शिकार न करे। चित्रा अगली पेंटिंग देखने लग जाती है, जिसमें 10 खूबसूरत डायनें बनी हुई थी और उन डायनों की शादी हो रही थी। किसी डायन की पिशाच से शादी हो रही थी, तो किसी डायन की नर कुत्ते से, तो किसी की नर भेड़िए से। उसी पेंटिंग के बीचों बीच महाडायन भी थी, जो मायूसी के साथ अकेले खड़ी हुई थी और अपने आसपास डायनों को अपने वरों के गले में माला पहनाते हुए देख रही थी। चित्रा उस पेंटिंग को भी देखकर उसका मतलब समझ जाती है और झट से खुद से बोल पड़ती है, सभी डायनों की शादी हो रही है सिवाय महाडायन के। उसके रूप के कारण कोई उसे पसंद ही नहीं कर रहा है। वो भले ही महाडायन हो, पर वो कुरूप थी और कुरूप स्त्रियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना प्रेमी ढूंढना। चित्रा अगली पेंटिंग देखने लग जाती है, जिसमें कई सारी डायनें खड़ी हुई थी, वो भी अपने अपने जोड़े के साथ, और सबसे आगे महाडायन खड़ी थी। उसके सामने ही जंगल की झाड़ियां नजर आ रही थी। महाडायन उन्हीं झाड़ियों की तरफ देख रही थी, जैसे वो किसी की तलाश में निकल रही हो। चित्रा पेंटिंग में बनी महाडायन की आंखों में देखते ही समझ जाती है कि महाडायन किसकी तलाश में निकल रही थी, किस लिए वो सब कुछ छोड़कर जा रही थी। चित्रा झट से खुद से बोल पड़ती है, लगता है महाडायन अपने प्रेमी की तलाश में निकल रही है, वो इन सबको छोड़कर जा रही है जंगल की तरफ। अगली पेंटिंग में महाडायन जंगलों में भटक रही थी, जिसमें दिन और रात एक साथ दिखाए गए थे। एक तरफ सूरज उग रहा था तो एक तरफ डूब रहा था। चित्रा उस पेंटिंग को देखते ही समझ जाती है, अपने सच्चे प्रेमी की तलाश करने के लिए महाडायन कई सालों तक जंगल में भटक रही है, दिन रात चल रही है। शिकार न करने के बाद भी वो कमजोर नहीं हो रही है, क्योंकि वो अब महाडायन बन चुकी थी। उसके हरे हीरे में इतनी शक्ति थी कि उसे शिकार करने की अब कोई जरूरत नहीं थी। वो बिना शिकार करे ही सालों तक ताकतवर रह सकती थी। पर उस हीरे की मदद से वो सौंदर्य रूप कभी नहीं पा सकती थी, और ये बात वो भी अच्छे से जानती थी। इसी वजह से वो अपने सच्चे प्रेमी की तलाश में निकली थी। चित्रा अभी तक एक एक पेंटिंग को बारी बारी बड़े आराम से देखे जा रही थी, पर जब वो अगली पेंटिंग को देखती है तो शॉक्ड रह जाती है। वो बस उस पेंटिंग को देखते रह जाती है, ना कुछ बोल पाती है, ना समझ पाती है। उस पेंटिंग पर से चित्रा की निगाहें हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा कोई सी ऐसी चीज देख रही थी जिसे या तो वो पहले भी देख चुकी थी या फिर उसके बारे में पहले भी सुन चुकी है। चित्रा उस पेंटिंग को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये तो भक्षानर की तरह लग रहा है। भक्षानर की तरह लग क्या रहा है, यही भक्षानर है। अनुराग ने जो ड्राफ्ट लिखा था उसमें भक्षानर का हुलिया इसी तरह तो बताया गया था। वो बहुत ही ज्यादा बलशाली और ताकतवर था, और तो और वो भक्षानर पहली बार भी महाडायन से इसी तरह मिला था उस कहानी के अनुसार। उस पेंटिंग के अंदर भक्षानर घायल अवस्था में जमीन पर लेटा हुआ था, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। वहीं पर महाडायन उसके पास बैठी हुई थी, जैसे वो जांच रही हो कि भक्षानर जिंदा भी है या फिर वो मर गया है। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मतलब वो कहानी जो मुझे सुनाई गई थी और जो मैंने पढ़ी थी वो सच है, सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा बताया गया है मुझे। चित्रा कुछ याद करते हुए बड़े आक्रोश के साथ कहती है, इससे आगे की कहानी मैं अच्छे से जानती हूँ। चित्रा सब कुछ समझते हुए खुद से कहती है, जब जंगलों में महाडायन अपने प्रेमी की तलाश में भटक रही थी, उसी वक्त महाडायन को भक्षानर घायल अवस्था में मिला होगा और फिर उसके बाद महाडायन ने ही भक्षानर को बचाया होगा। जब चित्रा की नजर अगली पेंटिंग पर पड़ती है तो वो देखती है कि उस पेंटिंग में महाडायन भक्षानर के साथ एक घर के बाहर खड़ी हुई थी, और वो घर बाहर से ऐसा ही दिख रहा था जिस घर में इस वक्त वो मौजूद थी। चित्रा हैरानी के साथ खुद से कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वही घर है जिसके अंदर महाडायन और भक्षानर रहते थे। महाडायन भक्षानर को यहीं पर लेकर आई थी।
चित्रा को याद आता है कि जब वो इस घर के अंदर छानबीन कर रही थी तो उसके हाथ में ओखली लगी थी। चित्रा समझ जाती है कि वो वही ओखली थी जिसके अंदर भक्षानर को ठीक करने के लिए जड़ी बूटियां कूटी गई होंगी। उस वक्त यूज किया हुआ सामान आज तक यहीं पर मौजूद था। अगले ही पल चित्रा को उस कुल्हाड़ी का ख्याल भी आ जाता है जिस पर उसकी नजर पहले ही पड़ चुकी थी। चित्रा खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अनुराग के ड्राफ्ट के अनुसार भक्षानर के बाजुओं के अलावा उसके पास अगर कोई दूसरा सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार था तो वो उसकी कुल्हाड़ी थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो वो कुल्हाड़ी इस घर में देखी थी वो भक्षानर की ही कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी से वो पहले सबके शिकार किया करता था। अगली पेंटिंग में महाडायन फिर से किसी इंसान का शिकार कर रही थी, पर इस बार शिकार करके खून वो खुद नहीं पी रही थी बल्कि अपने हाथों से भक्षानर को पिला रही थी। चित्रा उस पेंटिंग को समझते हुए खुद से कहती है, महाडायन ने फिर से इंसानों के शिकार करना शुरू किए, वो भी सिर्फ भक्षानर को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि भक्षानर को जिंदा रहने के लिए मांस और खून की सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगली कुछ पेंटिंगों में महाडायन को भक्षानर की देखभाल करते हुए दिखाया गया था। साथ में ये भी दिखाया गया था कि उनके बीच नजदीकियां बढ़ते जा रही थी और देखते ही देखते नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि महाडायन और भक्षानर को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। एक पेंटिंग में वो दोनों एक ही बिस्तर पर एक साथ सोते हुए दिखाए गए थे। एक पेंटिंग के अंदर महाडायन खुद थी जो इस दीवार पर बड़े प्यार से पेंटिंग बना रही थी। पेंटिंग करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे महाडायन अपनी जान डाल रही हो। दीवारों में जो सदियों तक उसकी दास्तां पेंटिंगों के जरिए बयान करने वाली थी। महाडायन बहुत खुश थी और ये खुशी पेंटिंगों में उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे देखकर ही साफ समझ आ रही थी। पर कुछ पेंटिंगों बाद ही देखते महाडायन के चेहरे की खुशी गायब होने लग जाती है। एक पेंटिंग के अंदर महाडायन बेड पर अकेले लेटी हुई थी और उसके दिमाग में भक्षानर का ख्याल चल रहा था, जिसमें भक्षानर किसी दूसरी स्त्री के साथ निर्वस्त्र अवस्था में था। चित्रा उस पेंटिंग को देखते हुए कहती है, मैंने भी यही सुना था कि भक्षानर का महाडायन के अलावा भी कई औरतों के साथ शारीरिक संबंध था। वो बस महाडायन को धोखे में रखे हुए था। अब बस आखिरी पेंटिंग बची हुई थी। उस पेंटिंग में भक्षानर सो रहा था और महाडायन उसकी नाभि पर काजल लगा रही थी। चित्रा उस आखिरी पेंटिंग को देखते हुए खुद से कहती है, ये क्या, इसके बाद कोई पेंटिंग क्यों नहीं बनी हुई है? इसके बाद क्या हुआ होगा महाडायन के साथ? महाडायन ने आगे की पेंटिंग क्यों नहीं बनाई? चित्रा दीवार को देखते हुए यही सोचती रहती है और फिर खुद ही बोल पड़ती है, इसके बाद होना क्या होगा? काजल लगाने के बाद ही तो भक्षानर कामेश्वरी यक्षिणी की साधना करने गया था और कई सालों तक करते रहा। और जब कामेश्वरी यक्षिणी आई तो उसके आने के साथ ही उस रात महाडायन का अंत तो हुआ ही, साथ में उसके प्रेम का अंत भी हमेशा हमेशा के लिए हो गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।